हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्रमशः ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है। तो चूंकि एनसीईआरटी में उपचयन और अपचयन के नाम से दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, उपचयन और अपचयन के नाम से ही पढ़ेंगे। उपचयन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, और अपचयन को अवकरण भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम उपचयन और अपचयन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि उपचयन क्या होता है। ठीक है। तो उपचयन, देखिए उपचयन में क्या होता है। उपचयन में ऑक्सीजन में वृद्धि होती है किसी पदार्थ में। जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ आपका है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है, कार्बन रिएक्शन में दिया हुआ है। कार्बन में हम ऑक्सीजन मिला देते हैं तो CO2 बनता है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, उपचयन कहा जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा है Cu, कॉपर है। कॉपर में ऑक्सीजन हम डाल रहे हैं तो CuO, कॉपर का ऑक्साइड बनता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है। तो इसलिए क्या है, एक उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन, आप या कंफ्यूज नहीं होंगे नाम में। उपचयन, ऊ जिसमें होता है उसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है। ठीक है। ऑक्सीजन ही नहीं, किसी पदार्थ में विद्युत ऋणात्मक तत्वों की वृद्धि। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका फ्लोरीन है या क्लोरीन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इन सब की वृद्धि को हम क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। कि यहाँ पे देखिए इन दोनों रिएक्शन में कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है तो CO2 बना है, यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा है तो कॉपर का ऑक्साइड बना है। यदि किसी रिएक्शन में ऐसा हो रहा है कि ऑक्सीजन के अलावा दूसरे तत्व जैसे फ्लोरीन जुड़ रहा है, क्लोरीन जुड़ रहा है, उस रिएक्शन को भी हम क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो उपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व जोड़ते हैं। अब विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, इन सब तत्वों को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं। ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व या फिर ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है। इसके उल्टा वाले अभिक्रिया को भी हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। यानी यहाँ पे विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहे हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व, विद्युत धनात्मक तत्व निकलें। ठीक है। तो जैसे विद्युत धनात्मक तत्व हाइड्रोजन है, तो किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो शुरू में हम देखिए, उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्वों में वृद्धि होती है। या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या विद्युत ऋणात्मक तत्व की वृद्धि होगी। विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, ये सब विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। यदि इन सब की वृद्धि हो रही है तो उपचयन है। इसके अलावा विद्युत धनात्मक तत्वों की कमी हो रही है, वो भी उपचयन है। विद्युत धनात्मक तत्वों की कमी हो रही है यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व की मात्रा बढ़ जाएगी। अब ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए किसी पदार्थ में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, H2O जैसे मान लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे यदि H2 निकल गया तो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन बचा। पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों थे, यानी विद्युत धनात्मक पदार्थ हाइड्रोजन, विद्युत ऋणात्मक पदार्थ ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन यदि निकल गया तो सिर्फ क्या बचेगा, विद्युत ऋणात्मक तत्व बचेगा। यानी किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना या विद्युत धनात्मक तत्वों का निकलना भी क्या कहलाएगा, उपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ते हैं या हाइड्रोजन जैसे पदार्थों का ह्रास होता है या निकलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बनना यानी कार्बन का जलना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है उपचयन अभिक्रिया का, आप इसे याद रखेंगे। अब आ रहा है अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। उपचयन के ठीक विपरीत अपचयन अभिक्रिया है। जैसे मान लीजिए आपका कैल्शियम कार्बोनेट, आपने नाम सुना होगा, CaCO3। ठीक है। जब ये टूटता है तो किस में बनता है, CaO बनाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन बच रहे हैं, 1 ऑक्सीजन बच रहे हैं। यानी इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है। तो CaCO3 का वियोजन, ये उष्मीय वियोजन होता है। जैसे हीट हम देते हैं CaCO3 में, और CaCO3 को आप जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोला जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब क्या होता है, संगमरमर हो गया, खड़िया हो गया, दूसरी चीज़ें हो गई। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है
तो इसे हम क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया वो अभिक्रिया थी जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, और अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है, उसमें से ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक है। और एक टर्म क्या है, ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। कई चीज़ों में कई जगह ऐसा देखा गया कि दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ नहीं होती हैं, सिंगल अभिक्रिया भी हो सकता है, लेकिन देखा गया कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होता है। जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन आपका दिया हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया दोनों आपको याद करना है तो आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉपर का ऑक्साइड है CuO और हाइड्रोजन है। ठीक है, ये बना रहे हैं, कॉपर बन रहा है, फिर यहाँ पे वाटर बन रहा है। अब देखिए कॉपर के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे देखने वाली बात है, कॉपर के साथ क्या हो रहा है। तो कॉपर का ऑक्साइड जो है ये कॉपर में बदल रहा है। ठीक है, कॉपर का ऑक्साइड कॉपर में बदल रहा है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे कॉपर में एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। यहाँ पे देखिए अपचयन दिया हुआ है, तो इसलिए कैसी अभिक्रिया हुई, अपचयन अभिक्रिया हुई। ऑक्सीजन की कमी अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है, और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कॉपर के ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। और यहाँ पे हाइड्रोजन वाले में देखिए ये हाइड्रोजन है, यहाँ H2 है, और यहाँ पे क्या बन जा रहा है, H2O बन जा रहा है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, इसको उपचयन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, H2 से H2O बन जा रहा है। तो देखिए कॉपर के ऑक्साइड का जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर बनता है और वाटर बनता है, पानी बनता है। यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया हुई, यह अभिक्रिया एक तरह की उपचयन अपचयन अभिक्रिया हुई। और उपचयन अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। ठीक है। अब आपसे देखिए इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, इसमें पूछा जा सकता है कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल दीजिए। फिर आप लिख सकते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड का जल बनना, ये उपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन अपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसका अलग अलग डिफिनीशन पूछा जा सकता है, इसमें अंतर पूछा जा सकता है। तो अंतर आप किसी एक रिएक्शन को याद कर ले रहे हैं तो दोनों को लिख देंगे। उपचयन के ठीक विपरीत अपचयन होता है, या फिर अपचयन के ठीक विपरीत उपचयन होता है। तो तीन तरह के इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एग्जाम्पल लिखिए। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। या फिर इन दोनों में अंतर क्या होता है उसको तो हम दर्शा सकते हैं। या फिर कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं, तो उसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। उपचयन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके समझने के लिए। देखिए कि उपचयन आपके कहाँ कहाँ दैनिक जीवन में यूज हो रहा है। तो अब देखिए सबसे पहले टर्म को हम समझते हैं संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है, संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु से परत दर परत उसका ऑक्साइड या दूसरे रूप में ह्रास होता है। जैसे लोहे पे आपने जंग लगना देखा है, तो जंग कैसे लगता है, लोहा को जो हम नमी में छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन और नमी के साथ रिएक्शन करके लोहा में जंग लग जाता है और परत दर परत गिरने लगता है, लोहा खराब होने लगता है। तो इसे हम संक्षारण कहते हैं। तो इस संक्षारण में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, उपचयन होता है। तो संक्षारण भी एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, और हम अपने दैनिक जीवन में इसका प्रभाव देख रहे हैं। और देखिए संक्षारण सिर्फ लोहे में नहीं होता है। ठीक है, संक्षारण जैसे मान लीजिए चांदी के ऊपर काली परत जो बन जाता है वो भी संक्षारण का एग्जाम्पल है। तांबे के ऊपर हरा परत बन जाता है वो भी संक्षारण का एग्जाम्पल है। तो ये चांदी के ऊपर जो काला परत बनता है ये चांदी का ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के कारण बनता है। तांबा के ऊपर जो हरा परत बनता है ये तांबे के ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के कारण बनता है। ठीक है, लोहे के ऊपर जो जंग लगता है वो भी लोहा के ऑक्सीजन और नमी से रिएक्शन करने के कारण बनता है। तो इससे क्या होती हैं, धातुएं कमज़ोर हो जाती हैं। और संक्षारण के बचाने के क्या उपाय हो सकते हैं, संक्षारण से बचाने के लिए यही उपाय है कि हम क्या करेंगे, कोई ऐसा चीज़ करेंगे जिससे ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में वस्तुएं ना आए। तो उसके लिए उसमें हम पेंट लगाते हैं, ग्रीज लगाते हैं, या फिर दूसरी चीज़ें लगाते हैं जिससे क्या हो, संक्षारण से बचा जा सके। अब देखिए यसर लेपन और विद्युत लेपन भी करते हैं। तो विद्युत लेपन क्या होता है, विद्युत लेपन में एक अधिक सक्रिय धातु का, आप सक्रियता श्रेणी पढ़े हैं, उसमें क्या करेंगे, किसी ऊपर वाले धातु का, एक अधिक सक्रिय धातु का कम सक्रिय धातु पे उसकी परत चढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए जिंक है और आयरन है। तो जिंक क्या होता है, आयरन से ज़्यादा क्रियाशील होता है।
जेडन जो होता है आयरन से ज़्यादा क्रियाशील होता है। आप पढ़े ही हैं, जो जिंक होता है विद्युत रासायनिक सक्रियता श्रेणी आप जब देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि जो जिंक होता है जेडन वो आयरन से ऊपर होता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम आयरन या लोहे की छड़ पे हम जिंक की परत चढ़ा सकते हैं। जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहा जाता है। तो देखिए अब हम इसको आपको डायग्राम बना के दिखा दे रहे हैं कि उसमें क्या होता है। ठीक है, तो इधर हम थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं खाली पेज में। देखिए तो क्या रहेगा, जस्तीकरण में क्या होता है, ये एक बीकर हो गया, ठीक है, इसमें मान लीजिए एक लोहे की ये छड़ हो गई, ठीक है, और ये मान लीजिए जिंक की छड़ हो गई। इधर आपका क्या हो गया, लोहा हो गया, लोहा। ये छड़ क्या हो गई, ये जिंक की छड़ हो गई, जिंक। ये जेडन जिंक की छड़ हो गई। इधर आपका लोहा है। अब क्या करेंगे, इसको किसी बैटरी से जोड़ देंगे, इसको किसी बैटरी से जोड़ दिए, करंट हम इसमें दे दिए, तो क्या होगा, जो जिंक होगा जिंक पिघलने लगेगा, पिघल करके लोहे पे जाके बैठ जाएगा। तो इससे लोहा पे एक परत चढ़ जाएगी। ठीक है, क्या होता है, एक बर्तन होता है, बर्तन में एक जिंक की छड़ लेते हैं, एक कॉपर की छड़ लेते हैं, दोनों को बैटरी के सिरों से जोड़ देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जो जिंक होगा वो पिघलने लगेगा, पिघल के जा करके लोहे पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लोहा पे जिंक की एक परत चढ़ जाएगी। इस सब क्रिया को क्या कहेंगे, हम इस सब क्रिया को जस्तीकरण कहेंगे। ठीक है, तो जस्तीकरण आपको समझ में आ गया होगा, आप बुक में देख लेंगे डायग्राम, आपको समझ में आ जाएगा जस्तीकरण। ठीक है, अब देखिए विकृत गंधिता। विकृत गंधिता हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में मना किया जाता है कि बासी भोजन नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मना किया जाता है कि उसमें विकृत गंधिता हो जाती है। जो वसा यानी तेल युक्त खाने वाले पदार्थ रहते हैं, जब हवा के संपर्क में आते हैं तो उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद, गंध और गुणवत्ता में परिवर्तन हो जाता है। तो भोजन खाने वाला नहीं रहता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भोजन जहरीला हो जाए। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, हम भोजन को ताज़ा ही करते हैं। जैसे जैसे वो हवा के संपर्क में आता है उपचयित होता रहता है और फिर उसकी गुणवत्ता, स्वाद, गंध सब खराब होते रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि भोजन हमारा ताज़ा रहे, खराब ना हो, इसलिए हम ताज़ा भोजन करना चाहते हैं। अब देखिए विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करते हैं। प्रतिऑक्सीकारक वैसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन को नहीं जोड़ने देते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करने देते हैं। ठीक है, जैसे बेकिंग सोडा है NaSCO3 या खाने का सोडा जिसे आप कहते हैं, वह एक प्रतिऑक्सीकारक है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि प्रतिऑक्सीकारक किसे कहते हैं, एग्जाम्पल दीजिए, तो आप लिखेंगे प्रतिऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने से रोकते हैं। ठीक है, यानी विकृत गंधिता नहीं होने देंगे। अब प्रतिऑक्सीकारक का कहाँ यूज किया जाता है, खाने को सुरक्षित रखने में यूज किया जाता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या खाने का सोडा प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ का उदाहरण है। जब हम प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिला देते हैं किसी खाने में तो अधिक देर तक ताज़ा बना रहता है, खराब नहीं होता है। अब दूसरा उदाहरण एग्जाम्पल क्या हो सकता है विकृत गंधिता को रोकने के लिए, वायुरोधी बर्तन में रख करके। अब चूंकि ऑक्सीजन के कारण ही विकृत गंधिता होती है, हम किसी ऐसे बर्तन में रख दें जिसमें ऑक्सीजन पहुँचे ही नहीं, तो जैसे मान लीजिए आप थर्मस में चाय रख देते हैं तो गर्म भी रहता है और ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचता है, तो आप सुबह की चाय शाम को भी पी सकते हैं। अभी आप अपने घर में चाय बनाइए, 2 घंटा बाद आप नहीं पी पाएंगे, देखेंगे कि उसका कलर गायब हो गया है, दूसरे कलर का हो जाता है, उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके देख सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के संपर्क में चाय आती है और उपचयित हो जाती है, इससे उसकी गुणवत्ता खराब होती है। अब ये तीसरा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप चिप्स वगैरह खाते हैं तो उसमें देखते हैं चिप्स में गैस भरी रहती है, चिप्स में या नमकीन में। तो सोचिए आप अपने घर पे आलू की सब्ज़ी बनाएं या चिप्स बनाएं तो आप 2-3 दिन बाद नहीं खा पाएंगे। आलू की सब्ज़ी तो सुबह बनाएंगे तो शाम में भी नहीं खा पाएंगे, लेकिन जो चिप्स होता है महीनों बाद आपके यहाँ पहुँचता है। मान लीजिए उसका मैन्युफैक्चर कहीं हुआ, दिल्ली में हुआ और आपके गाँव तक पहुँचा 1 महीना बाद, दुकानदार के पास पहुँचा 15 दिन बाद, आपके पास आया 2 महीना बाद। तो यहाँ पे क्या होता है, हम नाइट्रोजन को भर देते हैं। चूँकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस होती है, यानी यह रिएक्शन नहीं करती है, अभिक्रिया नहीं करती है, तो इसलिए जब किसी खाने वाली सामग्री में हम नाइट्रोजन गैस भर करके उसको पैक कर देते हैं तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है। और चूँकि नाइट्रोजन रिएक्शन ही नहीं करता है तो खाने वाला पदार्थ हमारा क्या रहता है, अधिक दिनों तक सुरक्षित रहता है। इसलिए चिप्स के पैकेट या नमकीन के पैकेट या दूसरे पैकेटों में हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे वो चिप्स या फिर खाने वाला सामान बहुत अधिक दिनों तक सुरक्षित रहता है। अब चौथा है शीतलन द्वारा, इसको भी आप जानते हैं, आप इसको देखें शीतलन द्वारा।
शीतलन में क्या होता है, जैसे आप अपने घर में फ्रिज देखें तो शीतलन मतलब होता है तापमान कम करना या ठंडी उत्पन्न करना। ठीक है, ठंडी उत्पन्न करना को शीतलन कहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, कम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन से कोई पदार्थ रिएक्शन नहीं करता है। तो जैसे आप कोई चीज़ फ्रिज में रख देते हैं तो 2 दिन बाद भी यूज कर देते हैं, तो फ्रिज क्या करता है, शीतलन का काम करता है। जब शीतलन होती है तो विकृत गंधिता रुक सकती है। ठीक है, अब सोचिए जैसे भारत से मीट निर्यात किया जाता है विदेशों में, तो जो वायुयान या फिर पानी वाले जहाज में शीतलन में बहुत अधिक बर्फ में उसको भर करके फिर विदेशों तक ले जाया जाता है, वो कई दिन बाद तक बाजार में सुरक्षित रहता है। या फिर आप किसी मॉल में गए होंगे जहाँ पे खाने पीने की सामग्रियाँ मिलती हैं, तो वहाँ पे यदि मीट मिल रहा हो तो आप पाएंगे कि उसे क्या किया गया है, ठंडी जगह पर रखा गया है। सब छोड़िए, फ्रूटी स्प्राइट या जो दूसरी चीज़ें हैं उसको ठंडी वाली जगह पे यदि रखा जाता है तो अधिक दिनों तक सुरक्षित रहती हैं। कई प्रकार की ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसको हम ठंडी जगह पर रखते हैं। ठीक है, या फिर उसमें निर्देश लिखा रहता है कि इसको इतने टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर रखते हैं। सब छोड़िए, आपके सामने अभी कोरोना काल चल रहा है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है शीतलन का। जो आप वैक्सीन ले रहे हैं तो वैक्सीन को आप देखते होंगे कि एक डब्बे में रखा जाता है, उस डब्बे में नाइट्रोजन गैस होती है, लिक्विड नाइट्रोजन होता है जो काफ़ी कम टेम्परेचर पर रहता है, -78 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम। ठीक है, -78 डिग्री सेल्सियस की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। समझिए 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ जम जा रही है, तो उससे -78 डिग्री नीचे कितना अधिक कम टेम्परेचर है, तो उतने उतने कम टेम्परेचर पे वैक्सीन को सुरक्षित रखा जाता है। तो शीतलन द्वारा हम क्या करते हैं, किसी पदार्थ में अभिक्रिया होने से रोक सकते हैं और उसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपका पहला चैप्टर समाप्त हो गया है, इसमें अब कुछ बचा नहीं है। दूसरा कोई टॉपिक बचा होगा तो हम आपको बता देंगे। ऑक्सीकरण और अवकरण काफ़ी इम्पोर्टेंट अवक्रिया थी, इसके बारे में आप समझेंगे। इधर हम लगभग सब पढ़ा ही चुके हैं वियोजन वगैरह के बारे में। अब वैद्युत वियोजन आप जानते ही हैं, वैद्युत वियोजन का वर्णन हम कर चुके हैं। प्रकाश वियोजन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। प्रकाश वियोजन क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है सूर्य का प्रकाश हो, वो दूसरा भी लाइट हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सूर्य का प्रकाश लिखा है, सिंपली सूर्य के प्रकाश में ही होता है। जैसे AgCl होता है, AgCl है जो सूर्य के प्रकाश में आता है, तो Ag अलग हो जाता है और Cl क्लोरीन अलग हो जाता है। ठीक है, इसी तरह AgBr है, यानी AgCl और AgBr जब इनको हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, Ag अलग हो जाता है और Br अलग हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। ठीक है, फोटोग्राफी में इस अवक्रिया का उपयोग होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फोटोग्राफी में क्या होता है और कौन सी अवक्रिया यूज होती है। तो फोटोग्राफी में प्रकाशीय वियोजन अवक्रिया यूज होती है। उसमें क्या कहते हैं, AgCl या AgBr के जो ऑक्साइड होते हैं सूर्य के प्रकाश में या फिर लाइट की उपस्थिति में Ag और अपने पदार्थों में टूट जाते हैं। ठीक है, चलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। पहला चैप्टर समाप्त हो गया, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।